हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग कुशल मंगल होंगे। आइए मैं आप लोगों को आज द्रव्यमान केंद्र का वेग तथा त्वरण के बारे में बतलाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम लोग एक निकाय को ले लेते हैं। तो इस निकाय में बहुत सारे कण हैं। ये हमारा कण हो गया M1, ये हमारा कण हो गया M2, ये हमारा कण हो गया M3। ठीक है, ऐसे करते करते बहुत सारे कण हो गए। ठीक है, और ये हमारा कण हो गया Mn। ठीक है, ध्यान देना है। अब हम लोग यहाँ पर हमारे पास एक मूल बिंदु है। ठीक है, इस मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो 0,0,0। ठीक है, ये हमें पता है। अब देखिए इस मूल बिंदु को हम लोग इस बिंदु से M1 कण से हम लोग जोड़ देते हैं। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो हमें M1 कण का स्थिति सदिश मिल जाएगा, जिसको हम लोगों ने R1 से लिख दिया है। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, मूल बिंदु से M2 कण को जोड़ेंगे। जहां पर M2 कण स्थित है उसका एक बिंदु है, दोनों को हम लोगों ने यहां पर जोड़ दिया, हम लोगों को मिल गया R2 सदिश। ठीक है, अगेन हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही करते जाएंगे और अंत में हम लोग किस कण को जोड़ेंगे, Mn कण को जोड़ेंगे, जिसको हम लोग Rn सदिश बोल देंगे। समझ में आ गया। अब आइए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते। ठीक है, अब इन सारे कणों का एक द्रव्यमान केंद्र होगा। मान लेते हैं वो द्रव्यमान केंद्र क्या हो जाएगा, ये हो गया। ठीक है, अब इस द्रव्यमान केंद्र का, ठीक है, हम लोग स्थिति सदिश निकालेंगे। ये हो जाएगा हमारा RCM, आपको पहले से ही मालूम है। और ये हमारा क्या है, ये हमारा है द्रव्यमान केंद्र। द्रव्यमान केंद्र है, आपको पहले से ही मालूम है। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। चलिए आइए अब हम लोग ये RCM में M1 R1 M2 R2 Mn Rn में क्या रिलेशन होता है उसको हम लोगों को पहले से ही मालूम है। तो द्रव्यमान केंद्र का जो स्थिति सदिश होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं RCM, हम लोग इसे कैसे निकालते हैं, हम लोग इसे निकालते हैं M1 गुने R1। ठीक है, समझ में आ गया। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। M1 गुने R1 जोड़ M2 गुने R2 सदिश। समझ में आ गया, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। जोड़ 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 करना होगा, फिर आएगा हमारा Mn गुने Rn। ठीक है, समझ में आ गया, ये हो गया हमारा Mn गुने Rn। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। और बट्टा में हम लोग क्या लिख देते हैं, बट्टा में हम लोग लिख देते हैं M1 जोड़ M2, ऐसे लिख देते हैं डॉट डॉट डॉट, और अंत में क्या होता है हमारा Mn होता है। ये हमारा स्थिति सदिश हो गया। समझ में आ गया, ये हमारा जो द्रव्यमान केंद्र है उस द्रव्यमान का स्थिति सदिश हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ हम लोग अवकलन करते हैं। क्या करेंगे, हम लोग दोनों तरफ अवकलन कर देंगे। तो किसके सापेक्ष में, समय के सापेक्ष में। तो हम लोगों ने दोनों तरफ अवकलन किया, तो इधर जब हम लोगों ने अवकलन किया तो क्या आ जाएगा, DRCM, ठीक है, बटा DT। यहां पर हम लोग लिखेंगे अवकलन के बाद, अवकलन के बाद। ठीक है, समझ में आ गया, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। अवकलन के बाद हम लोग करेंगे DRCM बटा DT। अब हम लोग इधर करेंगे, हम लोग यहां पर हम लोग इसका हम लोग अवकलन, इस तरफ हम लोगों ने अवकलन कर दिया, अब इसके तरफ हम लोग अवकलन करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो क्या करेंगे M1, ठीक है, अब इसका हम लोग अवकलन करेंगे DR1 बटा DT। समझ में आ गया। जोड़ इसका हम लोग फिर अब इसका भी अवकलन कर देंगे M2 DR2 बटा DT। समझ में आ गया। M2 यहां पर हम लोग ये M2 लिख देते हैं, फिर लिखेंगे DR2 अपॉन DT। ऐसे जितनी भी कण है उन सारे कणों का, समझ में, सबका अवकलन कर देंगे। ठीक है, अब करते 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 हमारा एक अंतिम कण आएगा Mn, और ये क्या आ जाएगा DRn अपॉन DT। समझ में आ गया, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर तो अवकलन कर दिया और नीचे क्या है, ये सब तो एक नियतांक है। ठीक है, समझ में आ गया। M1 M2 M3 Mn तो नियतांक है, इसीलिए हम लोगों ने ऊपर का अवकलन कर दिया है। और नीचे हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं M1 जोड़ M2 डॉट 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 जोड़ Mn। यहाँ पर आपको बड़े ही ध्यान से आपको समझना होगा। ऐसे आप लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बदलेगा, जो वेरिएबल होगा वो कौन है, R1 है, R2 है, Rn है। ठीक है, M1 M2 और Mn बदलने वाला है नहीं। समझ में आ गया।
तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं m1 और ये स्थिति सदिश है कौन सा कण का, m1 कण का, उसके स्थिति सदिश का परिवर्तन समय के साथ हो रहा है। ठीक है, तो स्थिति सदिश का परिवर्तन यदि समय के साथ होगा, ठीक है, m1 कण का, तो m1 कण का क्या दे देगा, वेग दे देगा। समझ में आ गया, ये क्या dRCM/dt, ये हमारा द्रव्यमान केंद्र है। तो इस द्रव्यमान केंद्र का यदि हम लोग अवकलन कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये VCM दे देगा। समझ में आ गया, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा, ये चीज ही आपको ध्यान से समझना होगा। ये हो गया हमारा VCM, कोई दिक्कत की बात नहीं है। m1 और ये क्या है, V1। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, m1 गुने V1। ठीक है, यहाँ पर अब इसको क्या करेंगे, m2 और ये क्या है, स्थिति सदिश है, दूसरे कण की R2 जो है स्थिति सदिश है। तो स्थिति सदिश में यदि परिवर्तन होगा समय के साथ तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, वेग लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, m2 गुने V2, m2 गुने V2, ये हम लोग लिख दिया। डॉट 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 क्या करेंगे, अब ये क्या है, mn और ये स्थिति सदिश का हम लोगों ने अवकलन किया है, तो mn गुने Vn हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे mn गुने Vn। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान से समझना है। और नीचे में क्या आ जाएगा, m1 जोड़ m2 और डॉट 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 mn। ठीक है, ये बात आपको ध्यान से समझना था। समझ गए उम्मीद करते हैं। ठीक है, केवल अवकलन जो होगा वो R1 R2 Rn का ही होगा। ठीक है, क्योंकि m1 m2 m3 सब के सब क्या नियतांक है, तो अवकलन करने के बाद हमें कुछ इस प्रकार से ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये VCM हो गया। VCM क्या है कि यदि R1 बदलने लगे, R1 मतलब m1 कण का स्थिति सदिश बदलने लगे, यानी कि m1 जो है वो अपना स्थिति जो है वो बदले। ठीक है, कभी यहाँ पर है, कभी ऊपर नीचे चला जाए। ठीक है, तो m1 अपना स्थिति को बदल रहा है, m2 भी अपना स्थिति समय के साथ परिवर्तित कर रहा है, m3 भी कर रहा होगा। ठीक, समझ में, बहुत सारे कण हैं, सारे कण अपना स्थिति सदिश जो है वो परिवर्तन कर रहे हैं, जिसके वजह से इसमें क्या आ गया, इन सारे कणों में वेग आ गया है। ठीक, अब वेग आ गया है तो जिसके वजह से जो हमारा द्रव्यमान केंद्र है, इन सारे कणों का एक कण हम लोग लेंगे। ठीक है, जहां पर इन सारे कणों के द्रव्यमान को यहाँ पर हम लोग फिक्स कर देंगे, तो ये द्रव्यमान केंद्र है, ये भी क्या होगा, ये भी क्या करेगा, ये इसके अंदर भी वेग आ जाएगा, क्योंकि इसका वेग है, इसका वेग है, सारे कणों का वेग है, तो द्रव्यमान जो केंद्र है, ठीक है, ये कण है, इसका भी वेग आ जाएगा। और वो वेग को हम लोग क्या बोल रहे हैं, उसी वेग को हम लोग बोल रहे हैं VCM। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आइए हम लोग यहाँ पर समझते हैं। पहले हम आपको कुछ क्वेश्चन सबसे पहले समझाते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे, जैसे मान लेते पहला क्वेश्चन जो आपके सामने कुछ इस प्रकार से, मान लेते ये हमारा कण है m और इस कण का जो वेग है वो v है। ठीक है, समझ में आ गई, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तो इस कण का वेग v दिया गया है, इसका परिमाण दिया गया है, वेग का परिमाण। और ये हमारा दूसरा कण है, दूसरा कण का भी द्रव्यमान कितना है m, और इसका जो गति है वो v है। समझ में आ गया, दिशा बिल्कुल भी विपरीत है। इन दोनों को आप बड़ी ध्यान से आप समझिए। अब आप एक बात आप यहाँ पर ले लीजिए। ठीक है, आप यहाँ पर एक बातों को ले लीजिए। सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं, इन दोनों का एक द्रव्यमान केंद्र होगा। ठीक है, मान लेते हैं कि ये हमारा द्रव्यमान केंद्र हो गया। ठीक, अब इस द्रव्यमान केंद्र का वेग जो होगा वो कितना होगा वो आपको पता करना है। ठीक है, तो चलिए यदि हम लोग लॉजिकली देखें, ऐसे देखें, तो आप देख रहे हैं यदि ये 2 मीटर आगे आ रहा है किसी दिए हुए समय में, तो ये भी 2 मीटर कहाँ चला जाएगा, आगे चला जाएगा। ठीक, समझ में आ गया, किसी दिए हुए समय में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो द्रव्यमान केंद्र है वो बिल्कुल दोनों के बीचों बीच ही रहेगा ना जी, दोनों के बीचों बीच क्या रहेगा, द्रव्यमान केंद्र रहेगा। ठीक है, दोनों नजदीक नजदीक आ रहे हैं, लेकिन द्रव्यमान केंद्र पहले भी इन दोनों का बीच है, जब ये नजदीक आ गए तो बीच तो वही रहेगा, मतलब इतने दूर थे तो बीच ये था। अब फिर यहां पर आ गए तब भी इन दोनों का बीच क्या होगा, यही बीच वाला बिंदु यही होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या जो द्रव्यमान केंद्र है, क्या द्रव्यमान केंद्र का जो हमारा स्थिति सदिश है वो बदल रहा है क्या, क्या द्रव्यमान केंद्र जो है अपनी स्थिति को बदल रहा है क्या? तो जवाब है नहीं। तो हम लोग यहाँ पर देख कर ही कह सकते हैं कि ये कहाँ पर है, इसका VCM कितना हो जाएगा, ये रेस्ट में होगा। समझ में आ गई, 0 होगा। समझ में आ गई, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। चलिए आइए हम लोग और आगे की तरफ बढ़ते हैं।
तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? सबसे पहले आप जो m1 कण है उसके वेग के बारे में देखिए। ये क्या है? इसका परिमाण तो दिया हुआ है हम लोगों को भी, लेकिन इसका दिशा किधर है? इसका दिशा है धनात्मक x अक्ष की तरफ। ठीक है, समझ में आ गया? तो हम लोग सबसे पहले इसको सदिश बना देंगे। तो सदिश बनाएंगे तो कितना हो जाएगा? इसको हम लोग आई कैप, केवल एक जो हमारा इकाई सदिश है उसके साथ इसको जोड़ेंगे। ठीक, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये देखिएगा ये आपका ये कण है। ठीक है, अब इसका वेग क्या है? बिल्कुल भी विपरीत है। समझ में आ गया? इसका ऋणात्मक x अक्ष की ओर है। ठीक है, तो ऋणात्मक x अक्ष की ओर है तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका दिशा बिल्कुल भी विपरीत है। तो विपरीत है तो हम लोग क्या करेंगे? इसके यहाँ पर हम लोग माइनस आई कैप से इसमें गुना कर देंगे। ठीक है, समझिए इस बात को, दोनों को समझना होगा। चलिए आइए हम लोग एक बात को समझना होगा। हो गया? ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान से समझना होगा। चलिए अब आइए हम लोग इसका VCM निकालते हैं। VCM निकालते हैं यानी कि द्रव्यमान केंद्र का वेग। VCM कैसे निकलेगा? तो VCM कैसे निकलेगा? m1 इंटू वी आई कैप, m1 इंटू वी आई कैप। फिर क्या करेंगे? प्लस बीच में जोड़ का साइन दे देंगे, m इंटू क्या करेंगे हम लोग? माइनस वी आई कैप। समझ में आ गई? ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। माइनस वी आई कैप हो गया। ठीक है, और बटा में हम लोग क्या करेंगे? बटा में करेंगे m1 जोड़ m1। ठीक है, दोनों द्रव्यमान को हम लोग जोड़ देंगे, m1 इंटू वी आई कैप प्लस m इंटू माइनस वी आई कैप बटा m प्लस m। ठीक, समझ में आ गई? ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे? m भी आई कैप, इन दोनों को गुना किया, माइनस m भी आई कैप। ठीक है, समझ में आ गया? बटा ये कितना हो जाएगा? 2m। कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब इन दोनों को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? हमारा शून्य हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? शून्य आई कैप बटा 2m। ठीक है, समझ में आ गया? ये बात आपको ध्यान समझना होगा। ये हो गया हमारा शून्य आई कैप। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो VCM आया हुआ है वो VCM भी कितना आ गया है? शून्य, यानी कि द्रव्यमान केंद्र का वेग जो होगा वो शून्य होगा और ऐसे भी दिख रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? द्रव्यमान केंद्र का वेग जो होगा वो शून्य हो गया। तो ये हो जाएगा हमारा VCM। ठीक है, समझ में आ गया? ये बात आप बड़ी आराम से इस चीजों को आपने समझ लिया। ठीक है, अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। यहां पर हमारा ये कोई वस्तु है। ठीक है, इसका द्रव्यमान है m, इसका वेग इधर है। ठीक है, v। अब ये कोई वस्तु है, इसका भी द्रव्यमान कितना है? m, इसका भी वेग इधर है, v ही है। ठीक है, समझ में आ गई? ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। तो ये चीजें आपको ध्यान समझना होगा। अब यहां पर आप देखिए इन दोनों का द्रव्यमान केंद्र कहां होगा? दोनों के बीच में ही होगा। ठीक है, दोनों के बीच में ही होगा। अब लॉजिकली सोचिए, क्या दोनों कण वेग, दोनों कणों का वेग है कि नहीं होगा? दोनों कणों का वेग होगा। आप इस बात को देखेंगे कि दोनों कणों का वेग होगा। अब ये 2 मीटर इधर गया। ठीक है, यहां से 2 मीटर इधर गया, और इसको देखेंगे ये 2 मीटर इधर गया। ठीक है, समझ में आ गया? 2 मीटर ये इधर गया। ठीक है, तो क्या दोनों का द्रव्यमान केंद्र तो दोनों के बीच में ही होगा, क्योंकि दोनों का द्रव्यमान जो है वो समान है। तो यहां पर भी देखेंगे तो दोनों का बीच वही होगा जो पहले था। तो आप यहां पर बड़ी आराम से आप इस चीजों को समझ सकते हैं, बड़ी आराम से इस चीजों को समझ सकते हैं कि आप देखिएगा दोनों का जो द्रव्यमान केंद्र होगा वो दोनों का बिल्कुल भी समान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो क्या द्रव्यमान केंद्र का वेग होगा क्या? तो जवाब है नहीं। ठीक है, तो द्रव्यमान केंद्र का वेग हो जाएगा हमारा शून्य हो जाएगा। समझ में आ गया? यही द्रव्यमान केंद्र का वेग हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब चलिए हम लोग इसको फॉर्मूले से देखते हैं। तो सबसे पहले ये देखेंगे दोनों का वेग समान है, वेग का परिमाण समान है। तो यदि इसको हम लोग सदिश के रूप में लिखेंगे तो क्या है? ये ऋणात्मक x अक्ष की ओर है, तो क्या लिख देंगे हम लोग? माइनस आई कैप। ठीक, समझ में आ गया? इधर है माइनस आई कैप, यानी कि माइनस वी आई कैप। अब इधर देखेंगे ये क्या हो जाएगा? धनात्मक x अक्ष की तरफ है, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस आई कैप। ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ में आ गया? क्योंकि धनात्मक x अक्ष की तरफ है और ऋणात्मक x अक्ष की तरफ है। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग VCM निकालना चाहते हैं। तो VCM क्या हो जाएगा? ये चीजें आपको ध्यान से क्या करेंगे हम लोग? m गुने इसका वेग से गुना करेंगे, तो m गुने माइनस वी आई कैप। तो क्या हो जाएगा? m गुने माइनस वी आई कैप। ठीक है, समझ में आएगा? प्लस m गुने ये वी आई कैप। ठीक है, समझ में आ गया?
बटा दोनों द्रव्यमान का हम लोग सम करेंगे m प्लस एम, ठीक है, समझ में आ गया। ये VCM हो जाएगा, VCM हो जाएगा, ये कितना होगा माइनस एम वी आई का प्लस एम वी आई का, दोनों मिलकर हो जाएगा 0, ठीक है, 0/2m। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो द्रव्यमान केंद्र का जो वेग है वो 0 मीटर प्रति सेकंड के बराबर आ रहा है, यानी कि जो द्रव्यमान केंद्र है वो अपनी स्थिति को नहीं बदलेगा, ठीक है, उसका स्थिति पहले जहां पर था बीचों बीच ही रहेगा। दोनों दूर दूर जा रहे हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है, जो द्रव्यमान केंद्र होगा वो दोनों के क्या क्या आएगा, बीच में ही आएगा। दोनों दूर दूर जा रहे हैं, क्या फर्क पड़ रहा है, जो द्रव्यमान केंद्र होगा वो तो बीच में ही रहेगा, ठीक, समझ में आ गया। तो यहाँ पर दोनों केसों में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से द्रव्यमान केंद्र दोनों कणों का वेग है, लेकिन जो द्रव्यमान केंद्र है वो विराम अवस्था में है, ठीक है, द्रव्यमान केंद्र का जो वेग है वो 0 है, ठीक है। ये चीजें हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया, ठीक है। चलिए पहले हम लोग इसे मिटाते हैं। चलिए आइए अब हम लोग और आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। ये हमारा VCM हो जाएगा। तो VCM के बाद हम लोग प्राप्त करते हैं क्या, ACM, ठीक है। तो इधर दोनों तरफ अवकलन करते हैं, DVCM, ठीक है, अपॉन DT, इधर भी हमने अवकलन कर दिया। अब क्या है, ये M1 M2 और M से लेकर Mn तक तो नियतांक है, ये M1 M2 Mn से लेकर नियतांक है। तो यदि अवकलन करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि अवकलन में यदि नियतांक हो तो वो अवकलन से बाहर हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पर M1 जोड़ M2 जोड़ Mn को भी बाहर करेंगे, तो जब दोनों तरफ इधर अवकलन करेंगे तो DVCM अपॉन DT आएगा, और इधर अवकलन करेंगे M1 तो M1 बाहर निकल जाएगा बटा dV1 बाई DT हो जाएगा, समझ में आ गया। फिर हम लोग बात करेंगे M2 की, तो कितना हो जाएगा, जोड़ M2 गुने dV2 बाई DT, समझ में आ गया। डॉट 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 करेंगे, अब करेंगे यहाँ पर Mn के बारे में, Mn dVn बाई DT, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। अवकलन ऊपर का कर दिया और नीचे क्योंकि नियतांक है उसको छोड़ दिया, ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि M1 M प्लस M2 डॉट 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 प्लस Mn, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा, ठीक। आपने इस चीजों को समझ लिया। आइए अब और आगे हम बढ़ते हैं। यदि हम लोग वेग का अवकलन करेंगे समय के सापेक्ष में तो हमें क्या दे देगा, त्वरण, त्वरण हो जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, M1 और ये क्या है V1 dV1 बाई DT, ये पहले कण का वेग है, तो पहले कण के वेग का यदि हम लोग अवकलन कर देंगे तो हमें पहले कण का त्वरण दे देगा। तो कितना हो जाएगा, M1 गुने A1, समझ में आ गया। फिर क्या होगा, M2 है, अब क्या हो जाएगा, दूसरे कण का वेग जो है वो V2 है, V2 का हम लोग अवकलन कर देंगे तो M2 इंटू A2 हो जाएगा, समझ में आ गया। ये बात आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। डॉट 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 यहाँ पर क्या हो जाएगा, Mn इंटू ये क्या हो जाएगा dVn बाई DT, ये हमारा हो जाएगा An, ठीक। ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। नीचे हम लोग क्या करेंगे, नीचे करेंगे M1 जोड़ M2 जोड़ Mn, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये चीजें आपको ध्यान से समझनी है। आइए हमारा ये निकल गया ACM, ठीक है। ACM हम लोगों ने बड़ी आराम से इसे कैलकुलेट कर लिया, ठीक। अब आइए हम लोग कुछ प्रश्नों को करते हैं। सबसे पहला ACM क्या है, देखिए पहले कण का वेग में परिवर्तन हो रहा है तो पहले कण का त्वरण है, दूसरे कण का V2 वेग में परिवर्तन हो रहा है तो दूसरे कण का त्वरण है। इसी प्रकार से nth कण में भी क्या है, त्वरण है, ठीक। सारे कणों में क्या है, त्वरण है, ठीक है। तो ये चीजों को आपको ध्यान से समझना होगा। चलिए कुछ प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं। जो सबसे पहला प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से, जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा कण है, अब इस कण का जो ये कण है इसका त्वरण 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, ये कण जो है वो 1 kg का है, ठीक है, समझ में आ गया। और ये कुछ इस प्रकार से इस त्वरण का दिशा है। दूसरा कण है 2 kg, ठीक है, 2 kg है
और इसका जो दिशा है कुछ इस प्रकार से है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गई? ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। हमारे पास दो कण है और दोनों कणों का त्वरण जो है कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। ये अब हमसे कहा जा रहा है कि अरे इन दोनों कणों का एक द्रव्यमान केंद्र होगा, तो क्या उस द्रव्यमान केंद्र का जो त्वरण होगा वो कितना होगा, उसे आप बताइए। तो दोनों कणों का एक द्रव्यमान केंद्र हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे सीएम, सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो इसका त्वरण कितना हो जाएगा, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा, ये आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, वो हो जाएगा एसीएम। ठीक है, तो एसीएम हम लोग निकालने जा रहे हैं, वो कितना होगा, द्रव्यमान केंद्र का त्वरण। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, अब कितना हो जाएगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा, क्या करेंगे, सबसे पहले m1 गुने a1 करेंगे। तो a1 को सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप इसको सदिश के रूप में लिखेंगे। तो सदिश के रूप में लिखेंगे तो क्या करेंगे, a1 क्या लिखेंगे हम लोग, ये इसको आई कैप लिखना है। ठीक है, समझ में आ गया, a1 आई कैप। फिर हम लोग यहाँ पर a2 को लिखेंगे, तो a2 कितना हो जाएगा, 2j कैप। क्यों यहाँ पर आई कैप लिखा, क्योंकि इसका जो दिशा है वो धनात्मक x अक्ष के तरफ है, इसका जो दिशा है वो धनात्मक y अक्ष के तरफ है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आई कैप हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, जे कैप हो जाएगा। समझ में आ गई? ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। ठीक है, अब आइए हम लोग एसीएम के बारे में बात करेंगे। एसीएम कैसे निकलेगा, सबसे पहले यहां पर ध्यान दीजिएगा, m1 a1 जोड़ m2 a2। ठीक है, समझ में आ गया, बटा m1 प्लस m2। ठीक है, समझ में आ गई? ये बात आपको ध्यान समझना होगा, ये हो जाएगा हमारा एसीएम। तो इसे हम लोग कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 1 इंटू 1 करेंगे, 1 इंटू 1 ये आई कैप है, 1 इंटू आई कैप जोड़ m2, मतलब कितना, m2 कितना है, 2 kg है, तो 2 इंटू क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, 2 इंटू a2 कितना है, 2j कैप है। ठीक है, समझ में आ गया? ये बात आपको ध्यान से समझना होगा, 2 इंटू 2j कैप, कुछ नहीं, m1 इंटू a1, a1 है हमारा आई कैप, 1 इंटू आई कैप, m2 इंटू a2 2j कैप हो गया। ठीक, समझ में आ गया, बटा m1 प्लस m2, m1 और m2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 kg, 1 प्लस 2 kg यानी कि 3 kg हो जाएगा। तो इसको सबसे पहले हम लोग करेंगे आई कैप प्लस 4j कैप डिवाइड बाई 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एसीएम, यानी कि किसका त्वरण होगा, ये द्रव्यमान केंद्र का जो त्वरण होगा वो हमें कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे एसीएम। ठीक है, यदि मान लेते हैं कि प्रश्न ऐसे भी लिख सकता है, जैसे यहाँ पर आप यहाँ पर जैसे इसका 1 kg द्रव्यमान है और इसका एसीएम जो है वो मतलब a1 जो दिया गया है वो दिया गया आई कैप माइनस जे कैप, इसका द्रव्यमान है 2 kg। ठीक है, और इसमें जो त्वरण दिया गया a2 दिया गया है वो दिया गया आई कैप प्लस जे कैप। तो आप एक काम करिए, आप एसीएम निकालिए। एसीएम कैसे निकलेगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग m1 इंटू a1 करेंगे, तो 1 इंटू आई कैप माइनस जे कैप, कोई दिक्कत की बात नहीं, प्लस m2 इंटू a2, m2 कितना है 2, a2 कितना है आई कैप प्लस जे कैप, कोई दिक्कत की बात नहीं, बटा m1 प्लस m2, 2 प्लस 1। ठीक, समझ में आ गया? तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू आई कैप, 1 इंटू माइनस जे कैप। ठीक है, 2 इंटू आई कैप प्लस 2 आई कैप। ठीक, और क्या करेंगे, 2 इंटू जे कैप प्लस 2 जे कैप। ठीक, ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। 1 प्लस 2 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। तो ये 2 आई कैप प्लस आई कैप कितना हो जाएगा, 3 आई कैप हो जाएगा। ठीक, अब 2 जे कैप माइनस जे कैप कितना हो जाएगा, प्लस जे कैप हो जाएगा, बाई 3 हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। ये हो गया हमारा। ठीक है, बस आज इतना है।